जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो वीडियो है हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 डे 2 है। पिछली क्लासों में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ हम लोग, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक स्टूडेंट कहिए, भाई कहिए, जो कहिए, साथ में है वो, तो हम उससे कुछ बातें थोड़ा सा कल वाला रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो एक बात बताओ, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? नगरीय है या शहरी है? चलो, शहरी सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता जो है, बात किया जाए कि प्रागैतिहासिक काल का है, आद्य ऐतिहासिक काल का है या ऐतिहासिक काल का है? आद्य ऐतिहासिक काल का। सबसे पहले इसके बारे में, मतलब ये आद्य ऐतिहासिक काल का है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। ठीक है। अच्छा, आप एक बात याद करो, जॉन मार्शल के अध्यक्षता में, नेतृत्व में दो लोग जो हैं, राइट नाउ, खनन करते हैं क्या? तो वो दोनों जगह का नाम बताओ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इतनी बातें। ये किसके अध्यक्षता में थे? जॉन मार्शल का। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921। मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा? 1922 में। किसके द्वारा? आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो का स्थापना। मैं बोला, मैंने आई मीन खोज, राइट ना, स्थापना नहीं। वो क्या स्थापना कैसे होगी? हम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखोगे कि एक शब्द और चर्चा किया गया था कि ट्रेन की पटरी जो है लाहौर में जब बिछाया जा रहा था, कराची से लाहौर के आसपास, तो वहां पर जो है ईंट जो मिला था, हड़प्पा सभ्यता का ही मिला था, उस काल का ही मिला था, लेकिन फिर भी उसको ट्रेन की पटरी बिछाने में लगा दिया गया था। वह बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता था और वह कनिंघम की अध्यक्षता में थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बताना मैं भूल गया था, याद रखिएगा। और कनिंघम के अध्यक्षता में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में मैंने एक चीज, हाँ सब कुछ ठीक है। और जो ठेकेदार थे उनका नाम क्या था? बर्टन बंधु। दो भाई थे, एक का नाम था जॉन बर्टन ब्रंटन और एक का था विलियम ब्रंटन। कल जल्दी जल्दी में हम लोग जेम्स ब्रंटन लिख लिए हैं, उसको याद रखिएगा, जॉन ब्रंटन है। बाकी सारा कुछ ठीक है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, एक सिंपल सा शब्द पहले, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है और किस नाम से जानते हैं? सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब बात आता है कि सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और यह हड़प्पा जो है सभ्यता, ये जो शहर है, यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अभी भी सिंधु नदी है जो भारत और पाकिस्तान, भारत से होते हुए हिमालय से निकलती है, भारत होते हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान होते हुए समुद्र में महासागर में मिल जाती है। क्लियर बात यहां तक? ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे बसा है कौन? हड़प्पा। इस वजह से इस सभ्यता का एक नया नाम पड़ जाता है, सिंधु सभ्यता, राइट नाउ। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के कारण इसे इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में इसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी बोला जाता है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता बोले, हड़प्पा सभ्यता बोले, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोले, या इंडस सिविलाइजेशन बोले, या सिंधु सभ्यता बोले, बात एक ही चीज है। क्लियर बात? इसमें मुख्य रूप से 6 शहर हैं। इसमें मुख्य रूप से 6 शहर हैं। ऐसे बहुत सारे शहर हैं, आप आगे पढ़िएगा। हड़प्पा जो सभ्यता मिला, जैसे भारत है ना, अभी फिलहाल भारत में बहुत सारे शहर हैं, तो ठीक उसी तरीके से हड़प्पा एक उस सभ्यता के जहां तक भी
पुरातात्विक सामग्री मिला, जितने क्षेत्र में मिला, उस पूरे क्षेत्र को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और उस जगह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जान लिया गया। और उसमें कई शहर पाए गए। जैसे भारत है तो भारत में कई शहर है ना, ये इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, तो भारतीय सभ्यता में कई शहर हैं। ठीक उसी तरीके से उस समय जो हड़प्पा सभ्यता था वह कई शहरों से मिलकर बना हुआ था। आप आगे चलिएगा तो उनका नाम सुनिएगा। एक था हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा शहर के नाम से जाना जाएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, कोटदीजी, रोपड़, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये ऐसे नाम आएंगे। घबराने की बात नहीं है, आराम से सुनिए। हाँ, ऐसा न लगे कि भूत पिशाच का नाम है, ठीक है, आराम से बस सुनिए। बस जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझिएगा। बाकी चीजें आप सुनते रहिए अच्छे से, ध्यान से। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब बात आता है आगे की ओर, थोड़ा सा चीजें समझेंगे हम लोग। बहुत सारे शहरों का खोज किया गया। तो देखिए एक बात समझिएगा, थोड़ी सी बातें यदि आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर के इतिहास में, तो शॉर्ट में कुछ कुछ बुक्स को कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को समझेंगे। एक चीज है बीसी, एक शब्द है एडी, एक शब्द है बीपी, एक शब्द है बीपी। इन तीनों को समझते हैं। देखिए बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। इसे हम लोग बात करेंगे, बीसी लिखेंगे या हम लोग लिखेंगे ईसा पूर्व पढ़ते वक्त। इस बात का ख्याल करिए। ईसा पूर्व क्या है आगे हम समझाते हैं। एडी, इसे हम लिखेंगे सामान्य भाषा में ईस्वी, ईस्वी जिसे हम लोग बोलते हैं एडी। और बीपी का मतलब हम बताते हैं। देखिए बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ऐसा सामान्यतः सिंपल भाषा में समझिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बीसी से डिनोट किया जाता है, और उनके जन्म के बाद को एडी से डिनोट किया जाता है। एनो डोमिनी करके बोला जाता है इसका लैटिन शब्द। राइट नाउ ये है एडी। लेकिन एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, चीजें समझिएगा। इसमें कुछ लोगों मतलब एनसीईआरटी का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं धर्म प्रतीत हो रहा है। तो उस चीज से हटने के लिए कहीं ना कहीं ईसा मसीह से जुड़ा हो रहा था, तो पूरे किताब को धर्मनिरपेक्ष टाइप का बनाने के लिए, मतलब बिना पक्षपात के आगे बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया गया कि इसी नाम को एक नॉर्मल नाम से जाना जाता है। बीसी ही है, लेकिन इसे और किसी किताब अब एनसीईआरटी वगैरह में बीसीई के नाम से जाना जाएगा। कहा गया कि नहीं, बी इससे कहीं ना कहीं एक जाति धर्म का प्रतीत हो रहा है, तो इसको नाम क्या रख दिया गया, बीसीई। तो इसी बात, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। सामान्य ईरा मतलब युग, बिफोर कॉमन ईरा सामान्य युग से पहले। अब ये सामान्य युग क्या है अभी हम तुरंत चर्चा कर रहे हैं, चीजें समझेंगे लोग, बस ध्यान दीजिएगा। एडी को कह दिया गया सीई, कॉमन ईरा। क्लियर बात यहां तक? मतलब अब ओके, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद है बीपी, बिफोर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट से कितना साल पहले का घटना है, बात करेंगे। तो एक सिंपल सा बात समझते हैं और ध्यान देते हैं। जैसे हम पहले सिंधु सभ्यता को ही लेते हैं। राइट नाउ देखिए, सिंधु सभ्यता के काल के बारे में हम लोग तुरंत अभी चर्चा करेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का काल बताते हैं 3250 से 2750 ईसा पूर्व। और एनसीईआरटी के अनुसार
एनसीईआरटी के अनुसार यदि बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता का काल जो है 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, पहले के बुकों में एनसीईआरटी वाले में ही 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी लिखा गया है, राइट ना। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब देखिए इसका मतलब क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ईसा पूर्व शब्द है, थोड़ा सा अब देखने से बड़ा उल्टा लग रहा होगा, राइट ना, लेकिन इसी चीज को समझेंगे हम लोग। ईसा पूर्व है क्या, बिल्कुल ठीक है, वो दिक्कत की बात नहीं है। पहले ईसा पूर्व का मतलब समझते हैं हम लोग, ओके। तो ईसा पूर्व का मतलब है, जैसे एक चीज देखिए, ऐसा बात तो बिल्कुल नहीं है कि जब इंसान जन्म लिया तभी वह दिन तारीख गिनना शुरू हो गया होगा, तेज था उतना, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। वो धीरे धीरे दिन गिनता रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अभी जो बात की जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है कैलेंडर की बात की जाए तो वही हम लोग जो यूज करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यह गिनना अभी उस हिसाब से देखा जाए तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं 2025 ईस्वी में, तो ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी जो है 2025 ईस्वी से पहले ही पृथ्वी है, ऐसा बात तो नहीं है, या पृथ्वी पर लोग हैं, ऐसा बात तो बिल्कुल नहीं है। 2025 के बाद भी तो लोग रहे होंगे, भले ही पढ़ना लिखना नहीं जानते होंगे, चीजें समझिए। तो जिस दिन से ईस्वी चालू हुआ उससे पहले की घटना को ईस्वी कहा जाता है, उससे पहले की घटना को ईस्वी कहा जाता है। और उससे बाद, देखो सॉरी आई मीन उससे बाद की घटना को, जिस दिन से ईस्वी शुरू हुआ, मतलब 1 जनवरी 1 ईस्वी जिस दिन शुरू हुआ उसके बाद वाले को ईस्वी कहेंगे, उसके बाद वाले को ईस्वी कहेंगे, जिसे हम लोग एडी से डिनोट करेंगे, राइट। तो उस हिसाब से 2025 ये चल रहा है, 2025। इससे पहले भी तो कुछ घटनाएं रहा होगा, समझ रहे बात। तो इससे पहले की स्थिति को जानने के लिए हम लोग किस नाम से जानते हैं, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व के नाम से जानेंगे। एक सिंपल सी बात, कोई दिक्कत। अब एक सिंपल सी बात और समझते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, यानी 2025 ये, और उससे भी 563 साल पहले ये 80 साल जिए, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। आगे बुद्ध काल पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे समझेंगे निर्वाण का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में ऐच्छिक मृत्यु बोलते हैं, सिंपल भाषा में समझना हो तो अभी फिलहाल मृत्यु ही समझ लीजिए, ओके ठीक है। ये 80 साल बाद इनका देहांत हो जाता है 483 ईसा पूर्व में। अब यही हिसाब से फिर जगह उल्टा लग रहा होगा, चीजें समझिए, चीजें समझिए। अब मैं समझाने का प्रयास इसी कर रहा हूं। यदि एक सिंपल भाषा में समझिए तो ईसा पूर्व उल्टा चलता है। अब क्यों उल्टा चलता है ये तो तथ्य नहीं रहा, ठीक है, और भी हम चीजें समझाते हैं, बस थोड़ा समझिए। यहां पर देखिए और भी मैं कॉन्सेप्ट समझाते चला जा रहा हूं। गौतम बुद्ध को आपको पढ़ना है क्लास 12th में ही, इतिहास, चीजें समझिएगा। तो अब बात समझते हैं, यदि आज से हम, यदि आज सिंपल भाषा में बात कीजिए, आज मान के चलिए आज से पहले आज है, तो आज से 4 दिन पहले आप मुझसे मान लीजिए कोई किताब ले गए, कितने दिन पहले ले गए, 4 दिन पहले, तो 2 दिन बाद आप लौटा रहे हैं, 2 दिन बाद आप लौटा रहे हैं, या 3 दिन बाद आप लौटा रहे हैं, तो आज से कितना दिन पहले लौटाए आप, एक ही दिन पहले लौटाए। चीजें आप सोचिए ध्यान से। यदि आज आप कॉपी ले गए, आज से 4 दिन पहले कॉपी ले गए थे, और जिस दिन कॉपी ले गए उसके 3 दिन बाद कॉपी लौटाए, ये चीजें समझिए। ये है आज, ये है आज, आज से
4 दिन पहले आप किताब हमसे ले गए, 3 दिन यूज किए, 3 दिन बाद लौटाए, यानी आज से 1 दिन पहले लौटाए, आज से 1 दिन पहले लौटाए, तो क्या कहा जाएगा? आप 4 दिन पूर्व कॉपी ले गए थे और लौटाया 3 दिन बाद, यानी 1 दिन पूर्व लौटाया आपने। यही है ईसा पूर्व में। यदि कोई इंसान आज से 563 साल पहले जन्म लिया है, 80 साल बाद उनका देहांत हो रहा है, तो 80 साल बाद आज से हम 80 साल करीब जाएंगे। अब समझ पा रहे हैं कुछ कुछ यहां से कॉन्सेप्ट? इसलिए ईसा पूर्व उल्टा चलता है। वही बात यहां पे अब कंफर्म हो रहा होगा कि शुरुआत कब हुआ सिंधु सभ्यता? 2350 ईसा पूर्व पहले, एनसीईआरटी के अनुसार। देखिए भाई, इसके बारे में अलग अलग चीज है, राइट ना। इसके बारे में रंगनाथ राव, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान लोगों का इस बात पर जो है सहमति जो है अलग अलग है। हम आपको सबसे एनसीईआरटी न कहिए, इसे कह लीजिए C14 पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, C14 पद्धति के अनुसार सबसे सर्वमान्य है C14 पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तुरंत। इसके अनुसार इतना है उसका काल। इसी चीज के बारे में रंगनाथ राव एक व्यक्ति आएंगे, एक विद्वान आएंगे, वो जो है ना इसका काल कुछ और बताते हैं। जॉन मार्शल इसका काल कुछ और बताते हैं। जॉन मार्शल बताते हैं कि 3200 साल पहले की बातें हैं, उनके बारे में आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब एक बात समझो, सिंपल सा, सब कुछ छोड़ दो आप। ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर आपको समझ में आया कि नहीं? ईसवी का मतलब जिस दिन से शुरू हुआ उसके बाद की घटना को ईसवी, ईसा पूर्व का मतलब जिस दिन से शुरू हुआ, इधर तो आए तो ईसवी, और उधर उतना साल पहले चले गए, वो ईसा पूर्व। यही है ईसवी और ईसा पूर्व। सिंपल भाषा में यदि कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से हम लोग इसी पर चर्चा करें तो यह ईसवी से इतना साल पहले शुरू हुआ, खत्म हुआ। क्लियर बात? क्लियर है? ठीक है, ईसा पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा ईसवी और ईसा पूर्व के बीच अंतर। अब देखो, ये बिफोर प्रेजेंट, बिफोर यानी वर्तमान से कितना साल पहले? तो वर्तमान से लगभग 5000 साल पहले या 4500 साल पहले की घटना है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आप जोड़ के देख लीजिए, 2025 लगभग 2000 साल ही, और लोगों के अनुसार से किसी का 2500 साल पहले, ईस्वी से भी 2500 साल पहले, किसी का 3250 साल पहले। अलग अलग विद्वान लोगों का अलग अलग मान्यता है। कार्बन डेटिंग पद्धति ये वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है विज्ञान के द्वारा। आगे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे ज्यादा सर्वमान यही है, इसके अनुसार ये है। बात क्लियर यहां तक? तो सिंधु सभ्यता को बिफोर प्रेजेंट देखा जाए तो कितना 100 साल लगभग पुराना है? 5000। यानी हम लोग जो सभ्यता पढ़ रहे हैं वह आज से 5000 पहले की सभ्यता, 5000 साल पहले की सभ्यता पढ़ रहे हैं। बात इतनी समझ में आ रही होगी? ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर है ना? ठीक है। इस सभ्यता में 2 शहर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और शहर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शहर 2 है। देखिए, भारत में बहुत सारे शहर हैं, नगर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में कहा जाए, महानगर भी कह सकते हो भारत में, उस हिसाब से देखा जाता है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कौन जा मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली। ये 4 मुख्य शहर माना जाता है ना। जैसे भारत में यदि किसी को बोले कि आप 4 शहरों का नाम बताइए इंपोर्ट, तो तुरंत सबसे पहले ये 4 मुख्य आते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हड़प्पा सभ्यता था उस वक्त के 4 मुख्य शहर खोजे गए। उनमें से एक का नाम है हड़प्पा खुद और एक का नाम है मोहनजोदड़ो। क्लियर है? अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच दूरी कितना था, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच
670 किलोमीटर की दूरी थी। कितने किलोमीटर की दूरी? 670 किलोमीटर की दूरी। और हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच 670 किलोमीटर की दूरी तो है ही, लेकिन इस चीज के बारे में एक विद्वान है, पिगट पिगट महोदय। पिगट महोदय कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी है, यानी दोनों राजधानी के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो आप बस इतनी बातें याद रखिएगा, किन दो शहरों को जुड़वा राजधानी कहा गया? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने कहा? पिगट। क्लियर बात? ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, अब आते हैं मुख्य टॉपिक की ओर। इसके जैसे बहुत सारे शहर खोजे गए। मैं कुछ बातें लिख देता हूं, फिर आगे समझेंगे हम लोग। एक बात आगे समझेंगे। आप कुछ शहर का नाम देख रहे हैं, क्लियर है? ओके। आप जो शहरों का नाम देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बात समझते हैं। तो पहले तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी टोटल आकृति कैसी है। हड़प्पा सभ्यता जो है, उसकी टोटल आकृति कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की टोटल आकृति एक त्रिभुजाकार है। एक्यूरेट त्रिभुज तो नहीं है, लगभग त्रिभुजाकार है। आप ये जम्मू कश्मीर से होते हुए, जम्मू कश्मीर में मांडा करके एक जगह है, राइट ना, मैं लगभग ये ऐसे तो चतुर्भुज टाइप का है, लेकिन ये लगभग त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। उसका क्षेत्रफल अभी तक जितना खोज वगैरह किया गया है, उस हिसाब से ये त्रिभुज के जैसा है, उस हिसाब से कि ये क्या है, त्रिभुज। तो आप बस इतनी बातें याद रखिए, कई बार आया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की आकृति कैसी है। मोहनजोदड़ो की आकृति कैसी है? त्रिभुजा। सॉरी, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार। क्लियर बात? ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो आप जानते ही हैं, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और आप लोग भारत का क्षेत्रफल पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं देखना चाहूंगा कि आपको याद है या नहीं। तो अभी तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर खोजा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, ध्यान दिया जाए। तो देखिए, पहले तो आप नक्शा में जानते होंगे, नक्शा को पहले समझ लेते हैं। इन शहरों के बारे में हम लोग तुरंत समझने वाले हैं। आप पहले नक्शा में जानिए।
यदि बात करें तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। डायरेक्शन तो यही है, ये ध्यान दीजिएगा। ऊपर जो है मांडा से लेकर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो जगह है क्या, मांडा। नीचे जो है सुतकांगे डोर तक फैला हुआ है। कहां तक, सुतकांगे डोर। ओके, मुझे एक मिनट। ये नीचे है दाइमाबाद। क्या है, दाइमाबाद। यह है दाइमाबाद। यहां पर है आलमगीरपुर। ये इधर जो है देखिए, सिंधु सभ्यता का देखा जाए कि उत्तर में कहां तक का विस्तार है तो मांडा, और पूरब में कहां तक विस्तार है, आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश तक आ जाता है, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और पश्चिम में बात किया जाए तो सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर ये है। और दक्षिण में सिंधु सभ्यता का अभी सबसे दक्षिणी भाग देखा जाए तो दाइमाबाद। अब इसे याद कैसे करें, तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। न्यूज, मैं आशा करता हूं कि ऊपर दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, मैं इसे इरेज करके यहां पे लिख देता हूं। न्यूज मां आशुदा, न्यूज मां आशुदा। नॉर्थ में सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है मांडा तक, ईस्ट में आलमगीरपुर तक, वेस्ट में सुतकांगे डोर और साउथ में दाइमाबाद तक। क्लियर बात यहां तक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ूं अब, ठीक है। अगली बात को समझेंगे हम लोग। अब मुख्य शहरों को जान लेते हैं और क्लास को फिर यहीं तक रखेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ओ सॉरी, मैंने मिटा दिया, ये है हड़प्पा। ये क्या है, हड़प्पा। एक बार बता दीजिए कि किसने कहा था जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, पिग्गट महोदय। हड़प्पा जो है सिंधु नदी के, सॉरी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है मुख्यतः देखा जाए तो पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, पूरी सभ्यता जो है सिंधु, यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो। लेकिन हड़प्पा स्पेशल शहर देखा जाए रावी नदी के किनारे। एक बात और समझिएगा कि जितनी भी प्राचीन कोई भी आप शहर देखें या आज भी आप जितने भी विकसित शहर देखेंगे वह किसी न किसी नदी के किनारे होगा। चाहे आप वाराणसी को देखें गंगा नदी के किनारे, चाहे आप पटना को देखें गंगा नदी के किनारे, या आप आगरा को देखें यमुना नदी के किनारे। समझ पा रहे बात? तो प्राचीन समय में जितने भी शहर बसाए गए वह नदियों के किनारे ही बसाए जाते हैं। आज भले ही रोड के पास बसाया जाता है। अब रोड के पास बसाने के बड़े शहर होने का कारण क्या है, साधन आने जाने का, परिवहन का साधन। तो जहां पर परिवहन का साधन ज्यादा रहेगा वहां पे विकास ज्यादा होगा। तो आप प्राचीन समय में समझ सकते हैं साधन के लिए क्या यूज किया जाता था, जल मार्ग। लंबी दूरी के लिए क्या यूज किया जाता था, जल मार्ग। तो जल मार्ग के लिए सबसे बेहतर क्या होगा, नदी। और जहां पर जल मार्ग बेहतरीन होगा वहां पर ही ज्यादा लोग निवास करेंगे। आज आप को जमीन खरीदना हो तो कहां पे खरीदने का कोशिश करते हैं, ज्यादातर देखा जाए तो रोड पर की आने जाने। तो उस समय रोड की जगह पर लोग कहां पर जमीन, नदी। वहां पे दो सुविधाएं हुआ करता था, एक तो खेती बाड़ी के लिए पानी, सिंचाई व्यवस्था मिल जाता था, और दूसरा आने जाने के लिए, परिवहन के लिए आसान होता था। ठीक है, तो आप जितनी भी प्राचीन शहर देखेंगे या अभी भी देखेंगे तो वह सब भी क्या है, किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। क्लियर बात? तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, रावी। इसका खोज किसने
किया? राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका नाम याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। कब? 1921 में। क्लियर बात? अब आ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो, देखिए यदि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आता है ना आपको डिटेल से लिखने के लिए, आप ये फिगर बना सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, राइट ना। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर की जगह 7 नंबर मिलेगा, लेकिन ठीक है, आप क्षेत्रफल वगैरह मैप के द्वारा दर्शा देंगे। मैप ध्यान दीजिएगा, लगभग ऐसा ही है मैप सिंधु सभ्यता का। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। क्लियर बात? और इसका खोज राखल दास बनर्जी ने कब? 1922 में। नदी याद रखिएगा, नदी इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात? याद रखिएगा। अगला है कालीबंगन, यहां से काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुआ था, कंगन वगैरह, राइट ना, इसलिए इसका नाम कालीबंगन पड़ा, राइट ना। इसको आप याद रखिएगा, बेहतर होगा। उसके बाद कालीबंगन जो है, 2 चीज याद रखिएगा, कालीबंगन का खोज वगैरह ज्यादा पूछा ही नहीं जाता है, हाँ, लेकिन इतना याद रखिए कालीबंगन किस नदी के किनारे हैं? तो घग्गर। और कहां पर है ये? राजस्थान में। कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान में। और इसके अलावा बात किया जाए तो एक जगह और है, और वह भी घग्गर नदी के किनारे ही है, राजस्थान में, वह है राखी गढ़ी। यह भी क्या है? राजस्थान में। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा। और अगला है चुनहुदड़ो। क्या? चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कहां पर है? सिंधु। और इसकी बात की जाए तो ये 1935, इसकी बात की जाए तो कब? 1935 में मजुमदार, आरसी मजुमदार करके हैं एक व्यक्ति, मजुमदार, तो आरसी मजुमदार के द्वारा, आरसी मजुमदार ये है। ओके, अब लोथल है सबसे इंपॉर्टेंट में से, ये है इन दोनों के बाद लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और भोगवा नदी कहां पर है? गुजरात, फिलहाल ये गुजरात में है। और यदि बात किया जाए हड़प्पा का, तो हड़प्पा फिलहाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक जगह है, मतलब पंजाब वहां पर भी है, राइट ना, पंजाब के पश्चिमी पंजाब में ये है। और कहीं कहीं बुक में मोंटगोमरी जिला भी लिखा हुआ है इसका, राइट ना। मोहनजोदड़ो जो है लड़काना जिला में। क्लियर बात? ओके। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, और कहां पर? गुजरात में। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और उसके बाद आ जाता है रोपड़। रोपड़ भी इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है जिसे आपको याद रखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। लोथल की बात इतनी तो समझ में, लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात, और इसका खोज ना 2 बार हुआ, मतलब इसका खनन जो है, देखिए सिंधु सभ्यता में जब भी मैं खोज बोलूं तो खोज का मतलब खोज नहीं, खनन समझिएगा, राइट ना। 1955 में एक बार हुआ, एक बार 1962 में, और ये रंगनाथ राव के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? रंगनाथ राव। याद रखिएगा ये शब्द, मैं आशा करता हूं कि आप समझेंगे। ओके, ठीक है। और ये रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज। क्लियर है? रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज। और इसकी बात यदि की जाए
तो 1935 में नहीं 1935 में तो चुनहुदड़ो था, राइट ना, ये 1955 में। और आप लोथल को देखिए भी 1955 में, और ये भी 1955 में, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ये बातें आप याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, इतनी बातें रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, जो सुझाव देना हो दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।